हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने उपमा को जवाब दिया कि sp2 होगा। फिर उसने कहा निकाला कैसे? जब आप इसे हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में डालते हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हो? सेंट्रल एटम, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7 या 5? 5 प्लस, और ऑक्सीजन के बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 2 जा 12, राइट। टोटल कितना हो गया? 17। डिवाइड कितने से करते? 8 से। अब वो उसे कैसे सिंप्लीफाई करते? ये तो ऑड नंबर आ गया, जबकि मोस्ट प्रोबेबली तो इवन नंबर ही आना चाहिए, तभी ये फॉर्मेट लगता है। फिर मैंने उससे बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो NO2 का ना स्ट्रक्चर बना के देखो जो आपको सिखाया है, अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के अकॉर्डिंग। तो बच्चे ने कहा ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्सीजन गेट शेयर्ड। हाँ, तो ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो शेयर करेगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा? डबल। ये डबल आ गए। और इस वाले ऑक्सीजन पे मैंने आपसे ये बोला था कि इन केस ऐसा कंडीशन आ जाए, तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 ये रहे, 5 6 7, ये ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शनल केस था, आपको याद है तो मैंने पढ़ाया हुआ था ये ग्रुप। अब इस केस के अंदर नाइट्रोजन के दोनों लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरीके से नई बॉन्डिंग बनाएंगे जो कि एरो से डेजिग्नेट होती है, एंड इज व्हाट? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड है ना, बहुत से मॉलिक्यूल हैं जो इस तरीके की बॉन्डिंग करते हैं, डेटिव बॉन्ड बन जाता है। और फिर आप इसे रेजोनेंस में भी ले जा सकते थे, तब कैसे? नाइट्रोजन फर्स्ट है, ये ऑक्सीजन सेकंड है, तो यहाँ पर उठाओ फर्स्ट ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड में, सेकंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में O2, ऐसे। और पर नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये रहा और ये रहा, तो ये एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, ठीक है। पर फिर मैंने उससे कहा कि भाई डबल बॉन्ड आ गए तो एक बॉन्ड सिग्मा और एक पाई, और आप लोगों को तो पहले से याद करा रखा है मैंने, क्या? यदि 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन, और यदि किसी मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हुए ऑल, देन इट इज sp3। तुषार याद आ रहा है मुझे, तनिष्क, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यदि है और पाई बॉन्ड्स की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ टोटल डबल बॉन्ड होंगे, सिंगल डबल ऐसे, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई। इसका मतलब जहां डबल बॉन्ड होंगे वहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 2 3 ऐसे, तो 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं समझ में आई कि नहीं आई ये बात? यस मैम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? मतलब बाहर है पर आपको तो नहीं हो रही है? नो मैम। नो मैम। ओके ठीक है, नहीं आ रही। अच्छा, इसी सीरीज के अंदर कुछ और बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे, एक क्वेश्चन नंबर मुझसे डाउट पूछा। हाँ जी हाँ जी, मैम वीडियो नहीं आ रहा था अभी, अब आ गया। देवराज क्या बोल रहे थे? मैम आपके वीडियो उस टाइम नहीं आ रहा था, अब आ गया वीडियो। अभी भी नहीं आ रहा। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या देवराज? मेरे को नहीं समझ में आया आपने क्या बोला। देवराज ये कह रहा है कि पहले नहीं आ रहा था वीडियो, अब आ गया। वर्षा मैम क्या बोल रहे थे बेटा, बताओ। मैम कोई डाउट नहीं है उसका, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है भगवान, क्लास। आवाज ही नहीं आ रही है। देवराज एक बार दोबारा बोलो बेटा। यस मैम आपके वीडियो नहीं आ रहे थे, अब फिर से आए, फिर अब बंद हो गया वीडियो। बेटा और बच्चों के पास क्लियर आवाज है सबके पास? यस मैम। वीडियो वगैरह सब क्लियर है तो मैं मैम को फोन करके बता देती हूँ कि ठीक है। ओके, वेट करो।
हाँ बच्चों, ओके बच्चों ठीक है। Yes, हेलो ma'am. जी, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन तो मैंने ये बोला था, एक क्वेश्चन मेरे पास डाउट में आ रहा था, वो है 35। क्वेश्चन नंबर है 35। 35 ये रहा। 35 है क्या अभी भी डाउट में? असाइनमेंट नंबर 2 पर देखो, मैंने तो निकाल के रखा हुआ है, इसलिए किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 35। The boiling point of methanol is greater than that of methyl thiol because, हाँ ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो मैम क्वेश्चन ये, आपका पीडीएफ भाई आज तो ना नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूंगी, ठीक है? रिचा की आवाज तो आ रही है मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर 35 असाइनमेंट आपके पास में है, सेकंड असाइनमेंट, उसी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आप 35 क्वेश्चन देखना, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है मिथाइल अल्कोहल, CH3OH होता है और इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, यस। और एक है मिथाइल थायोल, वर्ड लिखती हूँ पहले मैं आपके लिए, METHYL, मिथाइल, THIOL, थायोल। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब आप थायोल के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब आप बात कर रहे हो S और H के बारे में। तो O हटा के हमने क्या लगाया हुआ है? S लगाया हुआ है। तो जैसे ही O हटा के S लगाओगे तो ग्रुप चेंज हो जाता है। OH ग्रुप तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, वो एल्कोहल है ना? और एसिड बिल्कुल नया ग्रुप है आप लोगों के लिए, तो आप तैयार रखो कि O की जगह S लगाया जाएगा तो उस ग्रुप का नाम होगा थायोल, राइट? ओके ठीक है। और परसों की क्लास में मैंने कब लिया था आपको? 2 आवर्स क्लास ली थी 15 अगस्त, ये सैटरडे को। सैटरडे को मैंने आपसे बोला था एक नई तरीके की बॉन्डिंग थी जो हमने पहले पढ़ी थी, उसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी? तो हाइड्रोजन के साथ कुछ और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, अनम्यूट करके बताइए नाम उनके। क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। कौन था वो? FON। और मैं हर बार यही बोलूंगी कि आप फ्लो नहीं बोले, आप फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब आप जरा यहाँ चेक करो, यहाँ पे O है, O पर H है, तो कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, पर क्या यहाँ हो सकती है? नो मैम। अरे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वही होगी जहां इन तीनों एलिमेंट्स के साथ H एसोसिएट हो। यदि S पर H है तो कभी भी H बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ वाली बॉन्डिंग इसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, वीक है, इसकी ज्यादा है क्योंकि यहाँ एडिशनल बॉन्डिंग मिल रही है। और बस इसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब अनम्यूट करके मुझे जवाब दे बच्चे सवाल। यस मैम। यस मैम। ठीक है ओके। एक क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास, फिर से असाइनमेंट मैंने रखा है और ये है बच्चों का डाउट नंबर 54। देवराज आपके कुछ नंबर हो ना तो प्लीज बता देना, मैंने ये पुराने वाले लिए हुए यस मैम। अभी। हाँ 54 क्वेश्चन जो था वो ये कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर? ओके, उसने कहा हुआ है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है सेकंड ग्रुप के मेंबर्स। बेटा ये एक्चुअली एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बहुत पीछे वाला सवाल यूनिट है ना उसमें। पर मैंने आपको पहले भी बताया केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस मिक्स होके आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यदि इनकेस मिल जाए तो हम कम से कम टिक करके आ जाए, नहीं तो हम छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप देखो याद करने की कोशिश करो, सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहले तो ये पूछो अपने आप से। तो आप बोलोगे मैम बेरिलियम होगा, बेरिलियम के बाद क्या होगा? भूल गई मैं तो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यस, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम। और फिर ये सब के सब किससे बॉन्डिंग कर रहे हैं? सल्फेट, 2 - चार्ज। दूसरी चीज ये कि सल्फेट जो है वो एक लार्ज साइज का एटम,
और आपको हर बार मैंने बताया है, जो चीज जैसी है वो उसी के साथ ज्यादा स्टेबलाइज होती है। कोई चीज छोटी है, छोटे ग्रुप के साथ अच्छा स्टेबल होगा, बड़ी है, बड़े ग्रुप के साथ ज्यादा स्टेबल होगा। अब मुझे बताइए, इन सब में से लार्जेस्ट साइज एलिमेंट कौन है? बेरियम। इसलिए बच्चों बेरियम सल्फेट सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, BaSO4। इज इट ओके? ठीक है। यस अब मैम। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी को कौन रेफर करता है? बहुत बार पढ़ चुके हो, नाम लिख रही हूँ, आप देखना, आप कहोगे हाँ हम जानते हैं। क्या नाम लिखा है ये मैंने? लैटिस एनर्जी या लैटिस। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने पढ़ा है लैटिस एंथैल्पी। जिस भी ग्रुप के लिए लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। अच्छा, जो स्टेबल होगा वो सॉल्युबल कैसे होगा? नहीं होगा। तो बताइए वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? तो मना कर दोगे, राइट? हाँ, बॉर्न हार्बर साइकिल है, और ये सब में मैंने अभी अभी बताया आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वहां ज्यादा होगी जहां हाइड्रेशन ज्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो। ओके रिचा, आप बता पाओगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? यदि सिंपल लैंग्वेज में, बहुत छोटा सा हिंट, व्हाट डू यू मीन बाय डेल एच एच वाई डी? दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक सिंपल डेफिनेशन, छोटी सी, क्या समझते हो? मैम एनर्जी। वाटर। हाँ, इतनी देर में थोड़ी बोलते हैं, फटाक से बोलो। किसी भी कंपाउंड को, ए को, पानी के अंदर यदि आप डिसॉल्व करके क्या बना रहे हो? सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उस केस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जो चीज स्टेबल होगी वो सॉल्युबल नहीं होगी, वो चाहेगी मैं ऐसे ही रहूं। तो मुझे बताओ, इन सब में से सबसे जल्दी सॉल्युबल कौन होगा? ये बेरिलियम सल्फेट, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है, राइट? ओके ओके। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इट इज 56, क्वेश्चन नंबर 56 असाइनमेंट का। ये लो, मैं ले आई हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। क्या कहता है? विच हैज नो एसएस बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो एसएस बॉन्ड नहीं रखता? इसका मतलब बाकी सब में होते हैं। तो पता है, मैं तो इन सबको देखती हूँ ना, तो मुझे याद आ जाता है फोर्थ पॉइंट। क्यों? तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट यूनिट अच्छे से तैयार किए, जिन्होंने फर्स्ट यूनिट अच्छे से तैयार की? तो अब चेक करो जरा, ये पढ़ा था क्या आपने कभी? देवराज याद करे भाई, ये कंपटीशन के अंदर हमने यस ले मैम। लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड आ गया है, देखो। और सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, ये रे, ये रे। और ये फर्स्ट यूनिट में मैंने पढ़ाया था, जब दो मॉलिक्यूल में से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलता है तो एक नया ग्रुप बनता है, PyRO। याद करो, मैंने ऐसे लिखा था, पायरो, मेटा, और क्या था, हाइपो, परऑक्सी, ऐसे भी, ऑक्सीडेशन है नंबर ना? में। हाँ, यस बेटा, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन नंबर में कल्याणी ने टॉपिक बता दिया, और वहां हमने ये ग्रुप बनाया। तो ये जो अब नया ग्रुप बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज पायरो, ये पायरो वाला ग्रुप। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल में से वाटर लूज किया है। इसका मतलब रिवीजन करना अपने काम की बात है, ठीक है? वापस अब आप स्ट्रक्चर बना दो जो भी लेफ्ट है। तो मैं लिख रही हूँ S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और जो बच्चे लेट अटेंड कर रहे थे हमारी क्लासेस, उनके लिए आजकल सेकंड बैच में ऑक्सीडेशन नंबर चल रहा है ना? तो आज मैं उनकी क्लास में ये टॉपिक फिर से पढ़ाऊँ, आप सीख सकते हो इनको दोबारा से। तो ये पायरो डायसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, पायरो डायसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोडाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो आ गया। अब स्नेहल देखो, यहाँ पे एस एस बॉन्ड है या SOS बॉन्ड है? बताओ। SOS। हाँ, इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा था जिसमें कौन सा बॉन्ड नहीं मिलेगा? SS बॉन्ड, यानी सल्फर सल्फर से एसोसिएट नहीं होगा, तो वो ये टिक कर दो आप। इस ग्रुप को आप देखो तो यहाँ से H रिलीज कर रखे हैं इन्होंने, और यहाँ माइनस माइनस चार्ज है। कंडेंस फॉर्मूला बोलना जरा, क्या बनेगा? दो सल्फर होंगे, टोटल ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ग्रुप हो जाएगा O7। नेट चार्ज क्या आएगा? 2 माइनस ये। अब आप देखो ये ग्रुप है यहाँ पर,
अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 और 60th क्वेश्चन था आपके डाउट का कि इन एक्वा सॉल्यूशन द लार्जेस्ट आयन इज, ये कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन में लार्जेस्ट साइज आयन कौन सा होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लिथियम, ऐसे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। वैसे इन जनरल यदि हम देखें तो सबसे बड़े साइज का आयन सीजियम होता है, हमें भी मालूम है। लिथियम तो सबसे छोटा होता है, पर अगेन भाई पर्टिकुलर टॉपिक एसोसिएटेड विद एस ब्लॉक। लिथियम उससे बड़ा साइज होता है सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबीडियम का, और सबसे बड़ा होता है सीजियम का, राइट। और इन सब पर हाइड्रेशन चलता है। तो पहले तो एक बात सीखो, जो लिथियम है वो सोचो उसके आयनिक फॉर्म में आ गया, यानी उसको मैंने कैटायन बना दिया, वो उसमें मैंने एक्सेस ऑफ वाटर डाल दिया, H2 एक्सेस, कोई सॉल्ट होगा उसमें खूब सारा पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद लिथियम कन्वर्ट हो गया इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन, ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब लिथियम पानी के अंदर चला गया। और उस केस में एक एंथैल्पी रिलीज हुई जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, क्या नाम है उसका, HYD, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितने बच्चे भी आ चुके हैं अभी क्लास में, प्लीज अनम्यूट करके बातों को समझने की कोशिश करें और बता भी दें कि समझ आ रही है। हाँ, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एज ऑलवेज हम सब जानते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। सो एनर्जी रिलीज। अब दूसरी चीज, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो किन बातों पर डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर है, तो आपको जानकर बड़ा अजीब सा लगेगा। वही फैक्टर इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि लेटिस। लेटिस एनर्जी के लिए क्या अच्छा होता है, साइज का छोटा होना ना, चार्ज का ज्यादा होना। सेम ऐसा कैसा इसमें भी है। क्या होता है, होता ये है, स्टोरी ये है इसकी कि लिथियम पॉजिटिव चार्ज सबसे छोटे साइज का आयन है। जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको अपनी तरफ सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है कंपैरेटिवली इन सभी आयंस के। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अट्रैक्शन की वजह से ये सारे वाटर मॉलिक्यूल इस लिथियम के एसोसिएशन में आ जाएंगे या कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग यदि मैं सीजियम के बारे में बात करूं, जिसका साइज पहले से बहुत बड़ा है, पहले से ही बहुत बड़ा है, अब इसके कांटेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल आना चाह रहा है, ये देखो ये ऐसे वाटर मॉलिक्यूल आना चाह रहा है, पर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होने की वजह से इतने पानी के मॉलिक्यूल लिथियम सीजियम आयन से एसोसिएट नहीं होंगे जितने ज्यादा लिथियम से एसोसिएट। इसलिए हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, लिथियम की, एज कंपैरेटिवली सीजियम, राइट। अनम्यूट करके मुझे बताएं, बात समझ में आ गई। HYD हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना छोटा साइज होगा पानी के मॉलिक्यूल उतना ज्यादा नजदीक रहेंगे और उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेंगे। मुझे बताइए ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। फटाफट तो मैं दूसरा टॉपिक भी पढ़ाऊंगी इसी में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, और कोई इतने सारे बच्चे होंगे हो, अब तो बता दो जल्दी से। और किसी को दिक्कत है हाइड्रेशन के लिए, बताइए फटाक से। हाइड्रेशन ओके। हाइड्रेशन का सिंपल सिंपल मीनिंग क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन विद कैटायन, जो भी चार्ज आयन आप लेकर चलो। कौन सा वाला आयन कितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास रख सकता है, वो सबसे ज्यादा पास रख सकता है जिसका साइज छोटा है, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ एसोसिएट हो गए, करीब करीब 6। सीजियम की बात करूंगी तो शायद 2 ही बड़ी मुश्किल से वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो पाते। अब देखो दूसरी चीज सुनना, जैसे ही 2 वाटर मॉलिक्यूल सीजियम आयन के साथ एसोसिएट होंगे, तो बताओ बेटा इसका मास ज्यादा होगा या लिथियम जिसके साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट में, जल्दी से बोलो फटाफट। Lithium. 6 वाटर मॉलिक्यूल, एक 2 वाटर मॉलिक्यूल, बताओ क्या जवाब दिया, दिया तो था कोई जवाब, का जवाब सुनाई 6 नहीं water दिया। molecules वाला. लिथियम, लिथियम के लिए मास ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट है, इसलिए इसलिए ये हैवी हो जाएगा। और हैवी होने की वजह से पता है इसके लिए क्या कम हो जाती है, आयोनिक मूवेबिलिटी। मूवेबिलिटी, 2 फैक्टर होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आयोनिक मूवेबिलिटी, यानी कोई आयन है और वो मूव कर रहा है, और एक होता है डेल एच HYD, यानी कि HYD।
हाइड्रेशन, और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है उसकी मूवेबिलिटी कम होती है। क्यों? इसकी हाइड्रेशन ज्यादा है, मूवेबिलिटी इसकी कम है। क्यों? लेस मूवेबल है, लेस आयोनिक मूवेबिलिटी। रीजन हैवी हो गया, हैवी होते ही धीरे धीरे चलेगा, इसलिए ज्यादा अच्छी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं निकल पाए। अब जल्दी से अनम्यूट करें सारे बच्चे, मेरी आवाजें और स्क्रीन सब क्लियर पा रहे हो तो, क्योंकि आज गुस्सा आ रहा है मुझे थोड़ा सा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम बच्चे होंगे? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन था, बस ओवर। अब बताइए बच्चों, ये तो हो गए हमारे असाइनमेंट के। और कोई डाउट है तो वो मुझे बताओ फटाक से, तो मैं सॉल्व करा दूंगी, नहीं तो आगे चल रही हूँ। मेरे पास यही थे डाउट्स। कुछ नहीं बोलोगे? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी क्या? यस, पढ़ तो हम थर्मो ही रहे थे, पीछे से असाइनमेंट उठा रहे थे इसके अकॉर्डिंग, तो उनको भी हम डिस्कस कर रहे थे साथ में। चलिए ठीक है, अब बताइए थर्मो साथ साथ रिवाइज कर लिए या नहीं कर लिए? फटाफट से बोलते जाना। कर ली? Yes, ma'am. देखो इतनी लेट आप लोग जवाब देते हो कि मेरे पास तो पहुंचता ही नहीं है, मैं बस वेट ही करती रहती हूँ। थर्मो 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 थर्मोडायनेमिक्स, कोई जवाब नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ना भी बोल सकते थे आप, हाँ भी बोल सकते थे, पर जवाब देना ज्यादा जरूरी होता है। थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने चलाया हुआ था, और उस पे जो मेरी लास्ट क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। साथ ही साथ आपको ये बोला था कि पर्टिकुलर पेज नंबर है, इनके न्यूमेरिकल्स आप लोग करना, ट्राई करना, आप लोगों को आ रहे या नहीं आ रहे। तो मुझे बताइए कितने बच्चों ने किए, कितने बच्चों ने नहीं किए? 2 एक किए, थोड़े से किए, सारे नहीं किए, कुछ भी नहीं किए? जल्दी जल्दी बताओ। पेज नंबर, मैम सारे नहीं किए। हाँ जी मैं इंतजार कर रही हूँ, फटाफट से बोले बच्चे, यस और नो? अभी नहीं किए। नो कंप्लीट नहीं नहीं किए। किए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 न्यूमेरिकल्स तो मैंने खुद ने कराए थे आपको, और जो न्यूमेरिकल चल रहे थे वो इस सेगमेंट पे चल रहे थे, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और फॉर्मूला क्या होता था? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और कोई बच्चा यदि इतने सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं करके आ पा रहा तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। एंथैल्पी चेंज के बारे में बात की, कितने तरीके की एंथैल्पी हो सकती थी, परसों से भी पहले वाली क्लास में पढ़ाई थी। बताया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। याद आया? कार्बन का डायमंड था, किसने कन्वर्ट करे थे? ग्रेफाइट में, राइट। सल्फर का रोम्बिक था, किसमें कन्वर्ट किया था? मोनोक्लिनिक में। और सभी में कुछ एनर्जी का चेंज हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, कल मैं फिर से आपसे उम्मीद करूंगी, आज फिर से आप चेक करना 45, 46, 47 पेज पर कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, क्या आपसे हो गए या नहीं हो गए? आज शाम तक मुझे मैसेज कर देना। अभी आप बोल नहीं पा रहे हो, इट मींस मैं कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पा रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं अब, कुछ इसी से रिलेटेड है, देखना जरा, नोट करो आप लोग भी मेरे साथ में, मैं आपके साथ साथ करती हूँ काम। यस, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। इफ ए मैन टेक अ डाइट which give him shortcut लूंगी, energy of 9500 किलोजूल पर डे। लैंग्वेज समझ आ रही होगी, बहुत अच्छा सा सवाल है, IQ का सा सवाल है, सोच लो आप। मैं रोज जो खाना खा रही हूँ उससे मुझे या मेरी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो है 9500 किलो जूल पर डे, एक दिन के अंदर मिलती है, मैं जितना खाना खाती हूँ उससे। ठीक है, फिर वो कहता है एन एक्सपेंड्स एनर्जी इन ऑल फॉर्म, एन एक्सपेंड एनर्जी इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट ले रही हूँ, 12,000 किलो जूल पर डे, मोल लिख दिया,
इसका मतलब मैं इतना वर्किंग करती हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं 12,000 किलो जूल पर डे की एनर्जी लूज कर देती हूँ अपनी बॉडी में से। यदि डाइट लेती हूँ तो इतनी मिलती है, पर बॉडी में जब मैं वर्क करती हूँ तो 12,000 किलो जूल एनर्जी लूज कर देती हूँ। तो मुझे बताओ, मैं मोटी होंगी आगे चल के या पतली हो जाऊंगी? फटाफट बताओ, पहले तो ये आईक्यू का सवाल है। अरे जिम विम जाते हैं ना लोग, वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं? कहते हैं बर्निंग करना होता है, राइट? तो ये बर्निंग ही हो रही है। अब मुझे ये बता दीजिए कि इस बर्निंग से मैं मोटी होंगी या पतली हो जाऊंगी? जल्दी बताओ। पतली हो जाओ। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द internal energy change. Okay, what is the internal energy change per day? अब कोई भी एक बच्चा ना अनम्यूट करके प्लीज इतना मुझे बता दो कि मेरी आवाज और स्क्रीन सब साफ है, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि शायद तुम मेरे साथ नहीं हो। ओके ठीक है, बहुत ठीक है, कोई बात नहीं है, बस आप पढ़ नहीं रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नहीं किए ये बोल। तो ओके, ये हो गया। अब देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अभी के अभी, पर इस क्वेश्चन पर बेस मेरा छोटा सा सवाल और आ रहा है, तो मैं उसे और सेगमेंट कर देती हूँ, बी पार्ट डाल देती हूँ, लाइक इसे ए कर देती हूँ और इसी का एक और बी पार्ट डाल देती हूँ। क्या कहते हैं? इफ द एनर्जी लॉस्ट बाय स्टोर सुक्रोज इतना पर इतना, ठीक है, ओके, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी कर देती हूँ, एनर्जी बाय सुक्रोज, सुक्रोज, और बॉक्स में लिख रही हूँ मैं, और सुक्रोज एनर्जी कितना स्टोर करती है? 1632 किलो जूल, यस, किलो जूल पर 100 ग्राम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज should be taken to lose, should be taken to lose 1 kg weight। ये कहता है। क्वेश्चन सबने देख लिया, क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं बड़े आराम आराम से लिख रही थी सवाल को, मुझे अच्छा लग रहा था सवाल लिखना भी करना भी। ये मैं हूं, और जो मैं खाना खा रही हूँ उससे मेरी बॉडी को जो इनलेट हो रहा है यानी एनर्जी मिल रही है वो 9500 है। सवाल समझा रही हूँ। फिर मैं वर्कआउट करती हूँ, जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी जो है वो एनर्जी लूज कर देती है। वो कितनी लूज कर देती है? -12100 यानी 12,000 किलो जूल पर डे, एक दिन में ऐसा करती है। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। ये तो मैं ले रही हूँ, यानी मेरी बॉडी ले रही है, इसलिए एनर्जी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। और ये मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरी बॉडी इतनी एनर्जी लूज कर रही है, तो साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ये आप लोगों को पता है, जब आप भी कभी भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो साइन प्लस में आता है, और एक्सोथर्मिक होता है तो साइन नेगेटिव में आता है। तो वही चीजें मैंने भी बताई हैं। फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे थे कि स्टोरेज एनर्जी बाय सुक्रोज। ओके, तो ये कहता है कि यदि 100 ग्राम सुक्रोज होता, फिर सवाल पढ़ रही हूँ मैं, तो वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है? 1632 ग्राम को करता है, किलोग्राम है ये। ओके, इतने किलोग्राम को करता है। तो कहता है कि कितने दिन लगेंगे ताकि मेरा वेट कितने केजी लूज हो जाए? 1 केजी। तो इतनी एनर्जी जब लूज होती है तो ये तो तब होती है जब आप 100 ग्राम को बर्न करते हो। तो वो पूछना चाह रहा है कि 1000 को करते तो कितनी एनर्जी लूज होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आई होप, और डिजिट्स भी याद हो चुके होंगे कि हमें सवाल किस पर करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव में मिलने वाला है ये सवाल, इसे जरा ध्यान से, एप्लीकेशंस बहुत हो सकती हैं इसकी। पार्ट नंबर 3। ठीक है, और यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं सबसे पहले तो ये बात करो, अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज, जो हमारी बॉडी लूज कर रही है वो कितनी होगी? तो मेरी बॉडी लूज कर रही है -1 to ये
और मेरी एनर्जी ले कितनी रही है मेरी बॉडी, वो ले रही है 9500। दोनों में डिफरेंस बता दो सबसे पहले, बताइए कितने का आया? 2500 का, 800। राइट? 2500 का कैसे 800 आया? ये 12000 है और 12000 में से 9500 आप माइनस कर रहे हो, तो कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 2500 का। और यूनिट क्या आनी चाहिए? किलो जूल। और साथ में क्या आना चाहिए? पर डे। एक दिन में आपकी बॉडी इतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रही है, तुम इतनी ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, जितना आप इनलेट कर रहे हो उससे ज्यादा आप वर्कआउट कर रहे हो, तो मतलब आपकी बॉडी में से एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी। इसका मतलब मैं पतली होती चली जाऊंगी। जो सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी कि मेरी बॉडी को क्या इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैं वर्कआउट ज्यादा कर रही हूँ, सो मेरी बॉडी में से एनर्जी रिलीज हो जाएगी और एक दिन में इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सुक्रोज की स्टोरी को रिपीट करना चाह रही हूँ। क्या कहता था सुक्रोज? सुक्रोज कहता था 1632 किलो जूल एनर्जी यदि आप लूज करते हो, देन वेट ऑफ सुक्रोज इज, तो कितना सुक्रोज का वेट होता था? तो आपको चाहिए 100 ग्राम सुक्रोज, यानी कि 100 ग्राम सुक्रोज जब खत्म होगा तो इतनी एनर्जी लूज हो जाएगी। और अब वो आपसे पूछना चाहता है यदि आप बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी लूज हो रही है तो बताइए आपकी बॉडी के सुक्रोज का कितना अमाउंट डिस्ट्रॉय हो रहा है या खत्म हो रहा है? तो आप कैसे निकालोगे? 100 डिवाइड बाय 6232 मल्टीप्लाई बाय 2500। अनम्यूट करें बच्चे और मुझे बताएं इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट बताना प्लीज। हाँ, यस मैम। अब देखो, आप इसे यदि सॉल्व करती हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो होगी x ग्राम। मुझे नहीं पता, इतना टाइम नहीं है जितने हिसाब से आप बोलते हो, बहुत लेट हो जाएगा सब। तो x ग्राम अमाउंट ऑफ सुक्रोज होगा जो कि इतनी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब उसने लास्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है कि आप यदि अपनी बॉडी का 1 kg वेट लूज करना चाहते हो तो मुझे बताओ कि कितना डे लगेंगे उसमें, है ना? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यदि x ग्राम वेट लूज बाय बॉडी बाय अ मैन लिख देते हैं अपन, तो दैट इज इक्वल्स टू x ग्राम लूज कर रहा है तो कितने टाइम में कर रहा है? ये तो 1 डे का काम है, 1 डे का टाइम लगता है। और यदि आपको कितने ग्राम लूज करना है? 1 kg का मतलब कितने ग्राम? 1000 ग्राम। यदि आपकी बॉडी को 1000 ग्राम वेट लूज करना है तो बताओ आपको कितना दिन लगेगा? तो आप लिखोगे 1/x। व्हाट इज x? चाहो तो x अब दोबारा लिख लो, ये 100/1632 समझ गए होंगे बच्चे। 100 के साथ 2500 ये भी समझ गए होंगे बच्चे, क्योंकि मैंने x की वैल्यू डाल दी है। और मल्टीप्लाई कितने से कर दूं ऊपर? 1000 से, राइट? अब आप देखो 3 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। बताइए क्या बचा रह गया आपके पास? 1632 डिवाइड बाई 250, ये बचा रह गया। ठीक है, इस जीरो को हटा देते हैं, 25 से डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास तो आंसर ही आ जाएगा। बड़ा अच्छा है, अरे वाह। 25 6 जा 150 और 150 का ये 163 132 ये बचा हमारे पास, और 132 तो 5 से चला जाएगा, करेक्ट, 5 से चला जाएगा ये, पर अपॉन में कितना आ जाएगा? 10, उससे आगे भी चलेगा कुछ कुछ। तो इसका मतलब हुआ मुझे कितना टाइम लगेगा? 6.5 डेज लगेंगे। इतना दिन लगेगा ताकि मेरी बॉडी का कितना केजी कम हो जाए? 1 kg। कंप्लीट अपनी क्लास है +1। अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि ये न्यूमेरिकल समझ आया या नहीं आया। फटाफट से बता दो जल्दी से। यस मैम। यस मैम। Yes, तनिष्क, तनिष्क, वंशिका, यशवर्धन, यस, देवराज, ओके, वेरी गुड। देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले तो ये वो मुझे फूड दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और ये वो एनर्जी है जो मेरी वर्कआउट से रिलीज हो रही है, यानी मैं काम ज्यादा कर रही हूँ एज कंपेरेटिवली खाने के। तो ये काम पता है किस पर ज्यादा चलता है? तनिष्क पर ही चलता है, इसलिए मैं बार बार तनिष्क तनिष्क बोल रही हूँ, क्योंकि वो बड़ा, चलो कोई नहीं, है ना? तो नेट रिजल्ट जो निकलता वो आएगा 2500 kg। इसका मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है आपकी बॉडी से रोज। आप इतना खा नहीं रहे हो जितना ज्यादा काम कर रहे हो, इसका मतलब आप धीरे धीरे पतले होते चले जाओ। अब आपको स्टेटमेंट दिया गया था, ये क्वेश्चन वाले ने कहा था यदि 100 ग्राम सुक्रोज खत्म करते हो तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है उसमें, या वो प्रोवाइड करता है, और आपकी बॉडी में से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बताओ कितना सुक्रोज खत्म कर रहे हो एक दिन में? x ग्राम होगा कुछ भी। और फिर मैंने कह दिया x ग्राम लूज करते हैं यदि वेट, तो वो तो एक दिन में कर रहा है बच्चा, मतलब जो भी आदमी है। और 1000 ग्राम उसे लूज करना तो कितने दिन लगेंगे? तो डेज निकालने, तो मैंने निकाल दिए। बच्चों लाइक वाइज सेम क्वेश्चन आता है, वो था एलपीजी का।
लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का क्या चलता है, ऐसे चलता है, एक सिलेंडर है ऐसे, उसमें जितने भी केजी ऑफ गैस फिल की गई है वो कितने दिन तक काम करेगी, कितने पर्सन के लिए फूड बनाएगी, ये और वो सब कुछ बातें। तो प्लीज ट्राई करें बच्चे, पेज नंबर 55। कल हमारी क्लास होगी, मैं बिल्कुल आप लोगों से क्या मांग रही हूँ, डाउट्स मांग रही हूँ। पेज नंबर 45 से लेकर 47 तक के क्वेश्चंस जो सैटरडे क्लास के थे और आज 45 पेज नंबर पे कुछ क्वेश्चन है, उन्हें आप रीडिंग करें, पूछे मुझे समझ में आता है या नहीं आता है ये बताएं मुझे, ठीक है। ओके, आज का पहला सब्जेक्टिव टॉपिक जो आज आपको तैयार करके आना है ताकि कल फिर न्यूमेरिकल्स हो सके, ये टॉपिक ही न्यूमेरिकल का है और इसे नाम दिया जा रहा है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, तो ज्यादा मैं टाइम खराब नहीं कर रही हूँ, मैं बॉन्ड एनर्जी को किस तरीके से पढ़ती हूँ। एक तो ऐसे पढ़ सकती हूँ, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये लिखा है मैंने, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन amount of energy released, that is called as bond energy। और एक मैं इसी को ऐसे लिखूंगी, amount of energy, AMT लिख दिया शॉर्टकट, amount of energy required, जरूरी है to break bond, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड एज BDE। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा मेरे नोट्स में BDE में लिखती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट। एक वर्ड होता है बॉन्ड एनर्जी, एक वर्ड होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अलग अलग नहीं हो सकती किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम आज, बस टाइम खत्म ही हो रहा है क्योंकि आज का हमारा एग्जाम्पल क्या चलता है, देखो सुनो ध्यान से। जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन हाफ मोल ऑक्सीजन से कर रहे थे तो उन्होंने 1 मोल HOH बनाया था, यानी पानी बनाया था, पर कितने मोल बनाया था, 1 मोल बनाया था। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, आपने सुना होगा, इसको मैंने कई तरीके से पढ़ा था, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन क्यों है वो भी आपको मालूम है, क्योंकि हीटिंग विद एयर हो रही है ना, और फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि पानी का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, और द वैल्यू इज -286 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होती है तब जब 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनाते हो। रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। सेम रिएक्शन है बेटा, पर मैंने उसे अब की बार ऐसे लिखा है HOH, फेस डाल देती हूँ, लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, और अब की बार मुझे इतनी ही एनर्जी इसे देनी पड़ेगी 286। तो देखो प्लस किया ना मैंने, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ये कौन सा था, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हुए क्या क्या बनाएगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और साथ में क्या बनाएगा, हाफ मोल ऑक्सीजन बनाएगा। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं मेरी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, हाँ, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, किसके लिए, बॉन्ड एनर्जी के लिए। तो दोनों बातें मुझे बता रही है बॉन्ड एनर्जी। इस समय जो वैल्यू आ रही है दैट इज सिमिलर टू बॉन्ड एनर्जी, BE बॉन्ड एनर्जी, और इस समय जो वैल्यू लिख रहे हो वैल्यू सेम है, पर इसे हम नाम देते हैं BDE, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों में फर्क है, वैल्यू सेम है पर कहने में फर्क, बताने में फर्क है, ठीक है। ओके, अब जरा एक बार न्यूमेरिकल भी देख लो, बस लास्ट है, चलते चलते बता रही हूँ, एक फेज देकर जा रही हूँ, कल से तो आते ही न्यूमेरिकल, फिर मैं शुरू कराने वाली हूँ आपको अपने साथ। ये देखो बच्चों, सबसे सिंपल एग्जांपल क्या लूं, यस, C+O2। देखो O2 को कैसे लिख रही हूँ, गिव्स, बताइए क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखना, सोचो ये एक एग्जांपल डाल दिया, और इस इक्वेशन के लिए यू शुड कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी, दैट इज BE। क्या होगी मुझे नहीं पता, पता है क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस बार वाला फेस बिल्कुल अलग है। ऐसे लिखना पड़ता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और हर बार कैसे लिखते थे आप लोग, पीछे जितने भी टॉपिक पढ़े कैसे लिखा है आपने, फाइनल माइनस इनिशियल।
और अब की बार कैसे लिखा है आपने, इनिशियल माइनस फाइनल, ये फर्क होता है बॉन्ड एनर्जी का, क्योंकि पहले आपको नए कंपाउंड बनाने से पहले पुराने वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है। अब बताइए पुराने वाले बॉन्ड्स कौन से होंगे, ऑक्सीजन के, और न्यू बॉन्ड्स कौन से होंगे, ये जो यहाँ पर एसोसिएट, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, बॉन्ड एनर्जी। अब जरा देखो, वैल्यूज मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ यहाँ पर सेगमेंट कैसे लगाते हैं वो सिखा रही हूँ आपको। ये होती है बेटा बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी को एंथैल्पी से लिखो, पर फॉर कार्बन, कार्बन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, प्लस रिएक्टेंट दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, तो आपको लिखना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए। अब मुझे ये बताइए कितने मोल है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो बच्चे बोलेंगे मैम 1 मोल, तो 1 से मल्टीप्लाई करना आप, फिर आप लिखो, ये बॉक्स बंद कर दिया मैंने, माइनस, ये वाला माइनस आ गया यहाँ पे, फिर मैं लिखूंगी प्रोडक्ट्स, आ जाओ प्रोडक्ट में, तो भी लिखोगे बॉन्ड एनर्जी, पर अब की बार जो बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन होगी पता है कौन से बॉन्ड की होगी, CO, ध्यान से देखो, C और O के बीच की। अब मैं आपसे पूछूंगी हाउ मेनी नंबर ऑफ CO bonds आर देयर इन 1 molecule ऑफ CO2, तो बच्चा क्या कहेगा, 2। अनम्यूट करे बच्चे, बताएं ये बात समझ में आई कि नहीं। Yes, ma'am. यस मैम। CO2 1 मोल है, Yes. CO2 1 मोल है, पर CO2 में CO बॉन्ड 2 है, तो एक फर्स्ट और फिर सेकंड, तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ध्यान रखो इससे सिंपल न्यूमेरिकल नहीं अपने केमिस्ट्री, अरेंज करना है सिर्फ आपको। कार्बन के लिए वो एनर्जी आपको देगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो पहले से ही अकेला है। इसकी एनर्जी कुछ आपको देगा, इसकी एनर्जी देगा, दोनों को सॉल्व करोगे क्या निकल के आ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी। इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके बच्चा, ठीक है, तो कल हम इस पर काम करेंगे। आज का होमवर्क आपको समझ आ गया होगा, प्लीज आप लोग थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल करें। और आज मैंने आपको बोला था बॉन्डिंग का पेपर है, तैयार किया होगा, इसीलिए शांत बैठे हुए हो, क्योंकि बॉन्डिंग पढ़ के बैठे हो बस। कुछ बोला नहीं बच्चों ने, याद नहीं रहा क्या बॉन्डिंग का पेपर है। Yes, ma'am. Yes, yes. यस मैम। हाँ, पर वो कुछ थोड़ा सा सेगमेंट चेंज हो गया है, इसलिए वो हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली कुछ पेपर और बनाने को आ गए मेरे पास में, इसलिए तो आप ऐसा करो, वो पेपर हम थोड़ा सा डिले करेंगे, शायद कल नहीं तो परसों, ठीक है। पर आज का काम अपना किसका रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स पर रहेगा। तो कल मैं जब, नहीं आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पा रहा है पेपर, ठीक है देवराज। ओके मैम। हाँ, थोड़ा सा इशू है, पेपर बन नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं है, तो फिर वो बाद में हो जाएगा। कोई और इम्पोर्टेंट पेपर मुझे पहले बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए तो आपका थोड़ा डिले किया मैंने। ओके बच्चा, यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. ओके, ठीक है बच्चों, बाय। और कुछ डाउट है तो कल ले आए Bye. प्लीज। ओके, बाय बाय। Okay.